अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। सुबह सादिक अपने छोटे से मोबाइल की रिंगटोन पर वो हैरान हुई। इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है। एक नज़र फरकान शाह पर डाली जो इसे अपने हिसार में इस तरह कैद किए सो रहा था जैसे वो नींद में भी उसे खुद से दूर जाने की इजाज़त ना देना चाहता हो। मुस्कुरा कर आहिस्तगी से उसका बाजू खुद से उठाया और इससे पहले कि वो उठकर फ़ोन उठाती तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। कुछ पल यूं ही लेटे लेटे वो दोबारा कॉल आने का इंतज़ार करती रही, मगर अब शायद सामने वाला कॉल करने के मूड में नहीं था। चंद में ही फरगाम शाह ने हाथ बढ़ाकर दोबारा इसे खुद से करीब किया। साईं आप जाग रहे थे। उसे हैरत हुई। तो फिर हमें जाने दे, हम नमाज पढ़ लें। आहिस्तगी से मनमनाए कि वो बुरा ही न मान जाए, मगर तवक्का के बरक्स वो इसकी गाल को लिबों से छूकर अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। मतलब साफ था कि वो जा सकती है। इसके उठने के बाद वो खुद भी शावर लेकर मस्जिद का रुख कर गया। अस्सलाम वालेकुम। किचन में दाखिल होकर उसने सबको सलाम किया। 3 नौकर सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगे थे। शब्बो सबकी मतलूबा चीज़ें निकाल कर इनके हवाले कर रही थी, जबकि नगीन वहाँ खड़ी सबको हदायत देने में मशगूल थी। इसके सलाम पर सभी एक पल के लिए इसकी तरफ मतवज्जा हुए। धीमी मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब देकर बाकी लोग दोबारा अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। नगीन मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी। कैसी हो बेटा। पुरशफ़क़त अंदाज में इसके सर पर हाथ रख कर माथे को छू कर देखा। बीबी जी आप ठीक है ना। शब्बो भी इसके करीब आ खड़ी हुई। मैं ठीक हूँ। सर झुकाकर शर्मिंदा सी वो सलाम का जवाब देगी। आज वो नगीन से नजरें चुरा रही थी। शादी से पहले उसने बताया था कि अगर उसकी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो फरगाम शाह जैसे इंसान से इसका जोड़ बनाना वो अपनी खुशकिस्मती समझती। थोड़े लफ्ज़ों में उन्होंने फरगाम शाह के नेचर के बारे में तकरीबन सभी कुछ बता दिया था। इन सब के बावजूद किंजा की बातों में आकर वो क्या से क्या करने चली थी। वो तो न जाने कैसे दरवाज़ा लॉक हो गया और वो चाहकर भी वहाँ से ना निकल पाई। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। नगीन की धीमी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करता है और इन्हीं गलतियों से सीखता है। बाज़ औक़ात ये गलतियाँ हमारे आसपास के रिश्तों को मजबूत कर देती हैं और बाज़ औक़ात ख़त्म। बस हमें जज्बातों में बहकर बेवकूफ़ाना फ़ैसला करने के बजाय दिल और दिमाग से काम लेने की एक सही फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। वो इसे प्यार से समझा रही थी। लहजे में कोई तंज़ ना था। माही को अपने दिल का बोझ कम होता महसूस हुआ। आप चले, नाश्ता बस कुछ देर में लग जाएगा। नहीं आंटी, हम मदद करवाने आए हैं। और पूछना था कि साईं को नाश्ते और बाकी खाने में झिझकते हुए फरगाम की पसंद नापसंद का पूछना चाहा, मगर शब्बो और नगीन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खामोश हो गई। ओहो साईं, चुप शैतान। शब्बो के चेहरे पर माही के रुखसार गुलाबी हो गए तो नगीन ने खुद की मुस्कुराहट लबों में दबाकर उसे डिपटा। आओ बेटा, मैं तुम्हें इसकी रूटीन समझा देती हूँ। इसे अपने साथ ले जाते हुए उन्होंने शब्बो को आंखें दिखाईं जो खामख्वाही मुस्कुरा कर उसे कंफ्यूज कर रही थी। जॉगिंग से वापस आकर वो दोबारा फ्रेश हुआ। टॉवल से सर रगड़ते हुए नजरें माही पर पड़ी। जब वो फ्रेश होने गया था तब कमरे में कोई नहीं था। मेहंदी रंग के सूट में सर पर ब्लैक रंग का दुपट्टा सलीके से बिठाए वो फरगाम शाह को हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगी। इसके चेहरे से भटकती एक नज़र टेबल पर पड़ी भाप उड़ाते कप इसके मुंतज़िर थे। क्या बात है चंद माही, आपने बहुत जल्द अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू हो गई। वो सच में खुश था। माही बस सर झुका कर रह कि सारा दिन घर में फारिग होती हूँ, कोई हमें काम ही नहीं करने देता। वो मुँह बसोर कर शिकवा खिनाती। हम तो आपको किसने बोला है आप घर के काम करें, आप सिर्फ हमारी खिदमत करें। इसके ऐन मुकाबिल आकर एक शरीर नज़र उसके चेहरे पर डाली जहाँ वो शर्म हया के हज़ारों रंग लिए नजरें झुकाए खड़ी थी। हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द मजबूती से काम कर इसे अपने बेहद करीब किया। चाय नहीं, पहले कुछ मीठा। नज़रों का फोकस मुसलसल इसके होंठों पर था। चाय मीठी है। हमें आजकल मीठे में कुछ और खाना पसंद करते हैं। मानीखेज बोलकर वो माही को हैरान कर गया। और क्या आप बताएं, हम आपके लिए बनवा देते हैं। अपनी तरफ से वो फरगाम शाह के लिए इसकी पसंद का नाश्ता करवाने का इरादा रखती थी, मगर उसकी नज़रों की तलब समझकर उसकी जान हवा होने लगी।
उठी नज़रों के साथ साथ सर भी झुकाना चाहा, मगर तब तक वो इसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेकर इसके दिल की दुनिया अथल-पथल कर चुका था। जोर से आंखें बंद कर मुट्ठियों में गिरेबान को जकड़ खुद को दोबारा इसकी शिद्दत सहने के लिए तैयार किया। अपना मोबाइल चेक करने पर इसे मालूम हुआ सुबह जिसकी कॉल आई थी वो कोई और नहीं बल्कि इसके चाचा जी थे। ये सोचकर ही इसे खुशी ने आन घिरा कि उन्होंने नाराज़गी के बावजूद खुद से कॉल की है। अपनी तरफ से कॉल लगाकर वो बेताबी से गोया हुई, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से संजीदा आवाज़ उभरी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, काम कहाँ तक पहुँचा? बिना लगी लिपटी में वक्त ज़ाया किए वो सीधा मुद्दे की बात पर आए। कौन सा काम चाचा जी? वह हैरान हुई। इन दिनों में उसे याद ही न रहा कि उसके चाचा जी ने क्या बोला था। फरगान शाह किस हद तक इंसान बना, उनका सख्त लहजा महसूस कर वो खामोश हो गई। हमें गलतफहमी हुई थी चाचा जी, वो बहुत अच्छे हैं, रिश्तों के साथ बहुत मुखलिस है, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इनसे शादी करके हमें लगने लगा है हम किसी रियासत की शहजादी हैं। इसके लहजे में हकीकी खुशी शब्बीर खान खूब महसूस कर सकता था, मगर इस वक्त उसे सिर्फ अपने मकसद से मतलब था। जज्बातों में बहना इसने बहुत पहले छोड़ दिया था, जिस दिन उनका सब कुछ छिन गया था। तो फिर इसे कब मार रही हो चाचा जी? हैरत और बेयकीनी से वो बस इतना ही बोल पाए। फरगान शाह को मारने का सुनकर एक बार फिर इसको अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। इसके हिसाब से तो चाचा जी ने उस दिन फरगान शाही को मारने का सिर्फ इसी वजह से बोला था कि वो इस वक्त गुस्से में थे, मगर अब तो वो खुश थी। फिर क्यों हम क्यों अपने शोहर को मारेंगे? शोहर ही क्यों, हम किसी को भी क्यों मारें? गले में आंसुओं का गोला अटका, आवाज़ में नमी उतर आई। आप मेरे अपने हैं, हमेशा मेरे साथ मुखलिस रहे हैं, मगर मैं समझ नहीं पा रही आखिर क्यों आपने उस दिन आज मेरे शोहर को मारने की बात की। आपने मुझे बेटी बोला है। शादी के बाद माँ बाप अपनी बेटी को एक खुशियों भरी पुरसुकून जिंदगी जीने की दुआएं देते हैं, मगर आप आंसू तवातर गालों से बह रहे थे। रोते रोते हिचकी बंध गई थी। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो फिर गोया हुई, हम कोई मुजरिम, वहशी, कातिल, बेरहम नहीं जो हम किसी की यूँ आसानी से जान ले लें। हम खुश हैं चाचा जी, इतने खुश कि आप सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि हम कभी खुद को इतने खुश और खुशकिस्मत महसूस कर सकते हैं। मगर फरगान शाह की मोहब्बत ने यह मुमकिन कर दिया। प्लीज़ हमें दुआ देकर हमारे ज़मीर से बोझ हल्का कर दें। हम आपको दुख नहीं देना चाहते, आपकी नाराज़गी भी मोल नहीं लेना चाहते। फरियाद करता इल्तिजाई लहजा कुछ पल के लिए शब्बीर खान खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुश रहो हमेशा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। एक गहरी सांस लेकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपना रोना भूल कर वो हैरानगी से मोबाइल स्क्रीन को देखने लगी। ये क्या था? वो उलझ गई। वो खुश है या नाराज़ वो समझ ना पाई, मगर फिलवक्त के लिए यही काफ़ी था कि उन्होंने फरगान शाह को मारने की बात छोड़ दी थी। मालिक आपसे कोई मिलने आया है। फजल-दीन ने दिलावर खान को किसी खास इंसान के आने की खबर सुनाई। कौन आया है फजलू? मेरा किसी से मिलने का कोई मूड नहीं। वो नहुसे से गोया हुआ, बार बार हार का मुंह देख देख कर वो थक चुके थे। अब वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहा था, मगर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मालिक उसने अपना नाम नहीं बताया, मगर वो बोल रहा है जब आप उसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे, वो आपके काम का बंदा है। फसलों की बात पर उसका माथा ठनका, ना चाहते हुए भी अपनी चादर उठाकर वो बैठक में आ गया, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर कुछ पल के लिए इसे अपने ज़मीन आसमान घूमते नजर आए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसकी हालत देख शब्बीर खान इस्तेहज़ानिया हंसा। क्या हुआ दिलावर खान, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? साफ मजाक उड़ाता अंदाज। दिलावर खान ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। तुम जिंदा कैसे हो? दिमाग में उभरते पहले सवाल को जुबान पर लाना ज़रूरी समझा। शायद यही इन दोनों में गुफ्तगू के आगाज़ की वजह बन सकता था। दिलावर खान, वो तुमने सुना तो होगा ना, हम सब इस कुदरत के हाथों की कुठपुतलियाँ हैं। खुदा जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत। मैं आज जिंदा हूँ तो ये भी खुदा का एक करिश्मा है, वरना तुम तो अच्छे से जानते हो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। तुम भी तो उस वक्त वहीं मौजूद थे। शब्बीर खान के तंज को वो बखूबी महसूस कर सकता था। इतने सालों की दोस्ती को कैसे दांव पर लगाया तुम दोनों ने? दुनिया इस बात को भूल सकती है, लेकिन शब्बीर खान नहीं भूल सकता। मीशा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम भी इस वक्त उसके साथ थे। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं शब्बीर,
मैं उस वक्त मीर के साथ ज़रूर था, मगर मुझे रत्ती बराबर भी अंदाज़ा नहीं था वो तुम्हारे साथ ये सब करने जा रहा है। ऐन वक्त पर जब उसने ये सब किया तब भी मैंने उसे बहुत रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्ती में धोखा दिलावर खान ने नहीं बल्कि मीर शाह जैसे बिगड़े रईस ज़्यादा ने दिया है, जिसको इतनी दौलत और शान शौकत की बदहज़मी हो गई थी, जिसे गरूर आ गया था कि वही सबसे बेहतरीन और हम सब पर हाकिम है। जुल्म सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, जुल्म मेरे साथ भी मीर शाह ने किया है। इसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। मेरी इकलौती औलाद को इसने फ़कत इसीलिए कत्ल कर दिया कि इसकी वजह से इसके बड़े बेटे फरगाम का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि इतना बड़ा भी नहीं था, और ना ही मेरे बेटे का कसूर था। वो तो गाड़ी भी काबू हो गई थी। इस छोटे से एक्सीडेंट के बाद मीर शाह ने मेरे बेटे की जान ले ली। सुर्ख होती आंखों में आई नमी को बड़ी मुश्किल से छुपाने की कोशिश करते हुए वो इस वक्त जब्त की इंतहाओं पर था। जानता हूँ दिलावर, बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। फरगाम शाह को मारना है ताकि मीर शाह को इल्म हो सके दूसरों की ज़िंदगियों का फैसला करने का अंजाम क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब अपने जिगरी रिश्ते बाहों में दम तोड़ देते हैं, कैसा महसूस होता है जब अपने यार धोखा देते हैं। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ और काफ़ी मरतबा कोशिश भी कर चुका हूँ, मगर नाकाम। दिलावर खान के लहजे से नाउमीदी छलक रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास वो हुक्म का एक है जो फरगाम शाह को हाथ पकड़ कर इसकी मौत तक लाएगा। शबीर के इंकिशाफ पर वह हैरत से चौंका। कौन सा एक? क्या वो हमारा काम करेगा? दिलावर खान का जोश देखने लायक था। आखिर अपने बदले का सवाल था। हाँ, वो हमारे काम ज़रूर आएगा, मगर मैंने इसकी भी ज़िंदगी और खुशियाँ दांव पर लगाई हैं। जानता हूँ ये सब करना इसके लिए आसान ना होगा, मगर उसे करना होगा। उसे ये काम हर हाल में करना होगा। शबीर खान की बातें उसके सर से गुजर गई, मगर इस वक्त इसके लिए यही काफ़ी था। इसके बदले को नई उम्मीद मिली है। इनकी शादी को 15 दिन हो चुके थे। वक्त हवा के घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहा था। किंजा के लिए अच्छी घर के रिश्ते पर हामी भर दी गई थी। इसने लाख एहतजाज किया, मगर इस पर मीशा और बाकी सब में ने उसकी किसी ने ना सुनी। मौका मिलने पर कई बार इसने माही को नीचे दिखाने, अपनी ही नज़रों में गिराने की कोशिश की, मगर अरहाम और बाकी सब अब किसी साय की तरह इसके साथ रहते थे। यहाँ तक कि नगीन भी अब किंजा को माही के करीब जाने नहीं देती थी, मगर इसने घर के माहौल को ख़राब नहीं होने दिया था। मीर शाह की अपनी ही दुनिया थी। या तो वो अपने कमरे में पाए जाते या फिर हवेली से बाहर। इन दिनों में सिर्फ एक बार माही का सामना इनसे हुआ था, मगर माही को वो इंसान बहुत अजीब लगा था। ना जाने इसकी नज़रों में ऐसा क्या था, इसे हमेशा ऐसा लगता था वो इसे देखने से गुरेज बरतता है। मगर क्यों? इसका सवाल जवाब इसके पास नहीं था, और ना ही वो गहराई में जाना चाहती थी। फरगाम शाह की मोहब्बत शिद्दत कुर्बतों ने इसे ज़िंदगी की खूबसूरत रोशनियों से रोशनास करवाया था। रोज़ बरोज़ वो इसे अपनी मोहब्बत के नए रंगों से रंग देता, और वो समझ ना पाती ये सच है या ख्वाब। भला कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? यकीनन वो कोई ख्वाब देख रही है। इस वक्त भी शावर लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने रूप को सजाने की गर्ज से खड़ी थी। नगीन के समझाने पर चंद दिनों से इसका यही मामूल बन गया था। फरगाम शाह के आने से कुछ वक्त पहले वो हल्की फुल्की तैयारी कर लेती थी, जो कि फरगाम शाह के जज्बातों को हवा देती, और वो इसके नाजुक सराफे में खोकर खुद को भूल जाता था। इस वक्त भी वो तैयार होकर फरगाम शाह के कबर्ड को दोबारा ठीक करने में लगी थी। वैसे तो वो बहुत नफासत पसंद थी, मगर जब जल्दी में होता तो चीज़ों को बिला तरतीब रख कर चला जाता, लेकिन वापस आने के बाद वो इन चीज़ों को दोबारा उनकी जगह पर रख देता। इस वक्त भी कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी। एक लकड़ी का बॉक्स जो कि थोड़ा सा खुला था। पूरा खुलने पर इसके अंदर मौजूद गन को देखकर माही के पसीने छूट गए। मार दो उसे। एक आवाज़ कानों के करीब गूंजी और माही के दिल की दुनिया तहस नहस कर गई। एकदम बॉक्स हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। तभी मोबाइल की रिंगटोन पर वो बुरी तरह चौंकी, मगर फरगाम शाही कॉलिंग देखकर सुकून का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल उठाकर वो बमुश्किल अपने लहजे में छुपे डर को छुपा सकी। चंद माही, आज हमें ज़रूरी काम है। कमिश्नर के साथ कुछ मामलात पर बहस करनी है, और ज़मीनों का भी कुछ मसला है। हम आज डेरे पर ही रुकेंगे। इसकी बात पर वो सब कुछ भूल कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इन तमाम दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब वो रात को इससे दूर रहा हो। आप नहीं आएंगे? पल भर में लहजा उदासी से पुर हो गया। चंद माही, आप उदास ना हो, हम सुबह सादिक तक आपके पास आ जाएंगे। वो जानता था माही उदास होगी, मगर गांव की जिम्मेदारियां पूरा करना भी ज़रूरी था। ठीक है, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। हम अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे चंद माही।
जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी। मोहब्बत से चूड़ लहजा इसकी आंखें नम करके हम अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने के साथ साथ अपने इन अनमोल आंसुओं की कीमत को भी समझे जो हर दूसरे पल आपकी आंखों में से उमड़ आते हैं। हमें आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हमारे दिल पर गिरते हैं और हमें ढेरों तकलीफ से दो चार कर जाते हैं। इसीलिए इनको बेवक्त ना बहाया करें। मजबूत बने क्योंकि आप फरगाम शाह की शरीके हयात हैं। और वो इसे हमेशा की तरह नरमी से समझाने लगा जिस पर बस वो सर हिलाने पर इत्तेफाक कर सके। अब हम फ़ोन रखते हैं लेकिन हमारी तलकीन पर अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है, अब हम नहीं रोएंगे और कोशिश करेंगे आइंदा भी हम ना रोएं। मजबूत बनने की कोशिश करेंगे। वो दिल से मुस्काई तो फरगाम शाह के होंठों को भी मुस्कुराहट ने छुआ। ये हुई ना बात फरगाम शाह के चंद माही वाली। इसे मुस्कुराता महसूस कर वो कुछ पुरसुकून हुआ तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आधी से ज़्यादा रात इसने नरम बिस्तर पर करवटें बदलते गुजारी थी। न जाने क्यों ये नींद निगोड़ी आने का नाम नहीं ले रही थी और इस गन ने भी इसका दिमाग ख़राब कर रखा था। कैसे भी करके इसने वो गन संभाल तो दी थी मगर चाचा जी की बातों की याद ने उसके दिमाग में सोए सवालों को दोबारा जगा दिया था। उस दिन के बाद चाचा जी का ना कोई फ़ोन आया और ना ही उसने खुद फ़ोन किया। इसे यकीन था वो खुद से फ़ोन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता रात ढलने लगी और नींद की देवी भी कुछ पलों के लिए इस पर मेहरबान हो गई। ये किसी जंगल का मंजर था और वहाँ मौजूद एक कच्चे रास्ते पर फरगाम शाह न जाने किस चीज़ से पर नजरें मरकूज किए खड़ा था। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई तो हाजिर में बिल्कुल वैसी ही गन पकड़ी थी जैसी आज उसने देखी थी। देखते ही देखते उस गन से एक आग का शोला और तेज हवा के साथ गोली निकल कर फरगाम शाह की पीठ में बेबस हो गई। साईं एक जोरदार चीख के साथ वो उठ बैठी। गहरे सांस लेकर अपने बिगड़े तनफ्फुस को एतदाल में लाने की कोशिश की। क्या हुआ जानमाही? फरगाम शाह ने उंगली की पोरों से इसके माथे पर चमकती पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को साफ किया। आप आ गए? वो हैरान हुई। हाँ, हम अभी कुछ देर पहले आए मगर आप शायद कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। उसके ऐन से ही अंदाज़ा लगाने पर वो ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाने लगी। बहुत बुरा ख्वाब था साईं। आंखों में नमी दर आई। ख्वाब ही होते हैं जानमाही, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। इसे अपने मजबूत हिसार में लेकर कमर को सहला के पुरसुकून करने की कोशिश की। ना जाने ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया था जो वो इस कदर डर गई थी। पूरा वजूद हौले हौले लर्ज रहा था। साईं हम हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? दिल के डर को तो वो जुबान पर ना ला सकी मगर इससे हमेशा साथ रहने का वादा लेने में भला क्या हर्ज थी। फरगाम शाह धीमे से मुस्कुराया। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी हैं। और अगर फरगाम शाह अपनी ज़िंदगी को ही खुद से दूर जाने देगा तो वो जिएगा कैसे? आप मरने की बातें ना करें। वो तड़प उठी। अभी अभी इतना बुरा ख्वाब देख कर हटी थी और अभी ही वो मौत की बातें कर रहा था। जानमाही हमें क्यों लगता है आपके दिल में हमारा मुकाम कुछ बदल सा गया है? वो शौक हुआ। माही का दिल जोर से धड़का। सच ही तो था, वाकई में फरगाम शाह का मुकाम बहुत ऊंचा हो गया था। शायद जहाँ आज से पहले कोई बराजमान ना था, यहाँ तक कि वो इसके बगैर जीने के तस्वुर को भी गुनाह समझने लगी थी। आप हमारे शौहर हैं और शौहर माँ बाप के बाद एक लड़की की पूरी दुनिया होते हैं। अगर वो दुनिया उससे दूर चली जाए तो एक लड़की एक औरत कहीं की नहीं रहती। इसके लहजे में गहरा गम वो बोल रहा था। फरगाम शाह समझ सकता था वो यतीम है। इसके पास अगरचे माँ नहीं थी मगर बाप तो था, लेकिन माही के पास तो कोई रिश्ता ना था। इसके चाचा ने भी उसे सारे रिश्तों से दूर एक अकेली जगह हर खुशी से दूर रखा था। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हर हाल में आपके साथ आपके पास रहेंगे। वक्त चाहे जैसा भी हो मगर फरगाम शाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मजबूत लहजा माही के दिल की गहराइयों में सुकून की कई लहरें दौड़ा गया। आज मीरशा का रूह हवेली के उस हिस्से की सीमत था जहाँ सबको जाना मना था मगर शादी के दिन वो लड़की ना जाने कैसे वहाँ पहुँच गई। कितने दिनों से वो उस लड़की को अपनी हवेली में बर्दाश्त कर रहा था। पहले तो ये उम्मीद थी कि किंजा और फरगाम की मंगनी के बाद वो वहाँ से चली जाएगी मगर अब तो वो इस हवेली की बहू बन बैठी थी। ना तो वो इसे यहाँ से चले जाने का बोल सकता था और ना ही खुद के अंदर इतनी हिम्मत मजतमा कर पा रहा था कि वो इसके सामने जाए। इस लड़की की सूरत इन्हें अपने गुनाहों को याद दिलाती थी, ऐसे गुनाह जिनका वो चाहकर भी मदावा नहीं कर सकते थे। एक नज़र उस दीवार की तरफ देखा जहाँ वो लड़की ना जाने क्या तलाशने की कोशिश कर रही थी। गहरी सांस लेकर वो दाएं तरफ के कमरे में गए। वहाँ मौजूद एक खुफिया बटन दबाया। बिना किसी आवाज़ के वो दीवार खुलती चली गई। चंद पलों में ही मीरशा इस दीवार के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ।
जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ वैसे ही वो दीवार वापस उसी हालत में आ गई। हाथ बढ़ाकर वहाँ की लाइट ऑन करते ही पहली नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें 4 दोस्त एक दूसरे के कांधों पर हाथ रखे चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए खड़े थे। ये उन चारों की दोस्ती की एक बेमिसाल और यादगार तस्वीर थी। अगले ही पल वो सब मुस्कुराते चेहरे से शिकवा करने लगे। खुशियों भरी मुस्कुराती तस्वीर में कर्ब के रंग घुल गए। शायद ये तस्वीर आज भी ऐसे ही मुस्कुराते अगर मीशा पर शैतान हावी ना होता।